नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। आज की कहानी है पुनर्जन्म एक रहस्य। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि आपसे कोई कहानी मिस हो जाए, तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है। इसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। सुनैना, सुनैना, सुनैना। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। पूरे बदन पर पसीने ही पसीने होते हैं। प्रिया को लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। आवाज किसी मर्दानी सी लग रही थी। कौन था वह? प्रिया अभी 18 साल की थी। अचानक से आवाज आना उसकी समझ से बाहर था। पहले भी अक्सर ऐसा कई बार होता था, लेकिन वह यह सोचकर नजरअंदाज कर देती थी कि सब नींद में होता है। उसने कभी इस आवाज पर गौर नहीं किया था। घबराई हुई वह उठकर अपने पापा के रूम में जाती है, जहां उसके पिता मामा के साथ थे। वह उन्हें जगाती है। बाबा, बाबा, उठिए ना, मुझे वो आवाज फिर से आ रही है। वह अपने बाबा को उठाती है। कोई बात नहीं प्रिया बेटा, आप वहां सोफे पर सो जाओ, कुछ नहीं होगा। उनके पिता अक्सर घर पर शराब पीकर ही आते थे। जब से उनकी मम्मी का देहांत हुआ, वह शराब पीने लगे थे। प्रिया का कोई बड़ा भाई भी नहीं था, सिर्फ एक मामा और पिता थे। मामा कभी कभी घर पर आते और प्रिया का बहुत ख्याल रखते थे। उसे बहुत प्यार करते थे। वह उसे बाहर घुमाने भी ले जाते थे। किसी तरह रात गुजरती है, लेकिन उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह अपने दोस्त समीर को सब कुछ बताती है। जरूर तुम्हारा कोई चाहने वाला होगा, बकवास बंद कर, प्रिया झल्लाकर कहती है। तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है क्या? अरे बाबा, आप तो नाराज हो गई। समीर उसे मजाक में कहता है। ओके बेबी, आई एम सॉरी। वह दोनों कान पकड़कर माफी मांगता है और प्रिया हंस देती है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है समीर? हम सोचने की बात है यार। समीर थोड़ा सीरियस होकर कहता है। हाँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूं यार। प्रिया थोड़ा परेशान होकर कहती है। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी परेशानी। क्यों ना हम उस पहाड़ी वाले बाबा के पास चलें? वह एक बाबा का नाम लेता है, वो बड़ी सी दाढ़ी वाला। वह थोड़ा घबराते हुए कहती है। अरे बाबा, मुझे तो उससे ही डर लगता है। प्रिया थोड़ी सहमक कर कहती है। क्यों? समीर पूछता है। उसकी आंखें देखी हैं, बिल्कुल लाल, जैसे सारे भूत उसी में घुसे हुए हों। वह सहमी सी हो जाती है। तू टेंशन क्यों लेती है, मैं हूं ना यार। समीर उसे दिलासा देता है। ठीक है, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलोगे, वह समीर से कहती है। तो क्या मैं तुम्हें अकेले भेजने वाला दिखता हूं? वह कहता है। चलो, अब क्लास का टाइम हो गया है। दोनों कैंटीन से क्लास की ओर चलते हैं, लेकिन जैसे कोई नजर उन्हें देख रही हो, उनका यह ध्यान नहीं जाता। समीर प्रिया का बहुत ही अच्छा दोस्त था। वह एक बहुत बड़े आदमी का बेटा था, जबकि प्रिया एक गरीब घर में पली हुई लड़की थी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। प्रिया को हर वक्त, हर जगह कई बार ऐसा लगता था जैसे कोई नजर उसे देख रही हो, हर जगह, हर पल, हर वक्त। और शायद उसका ख्याल भी बिल्कुल सही था। क्लास के बाद समीर उसे घर ड्रॉप करने जाता है। तो कल चले हम वहां पहाड़ी पर, प्रिया ने कहा। कल नहीं, आज ही चलते हैं शाम को। कल किसने देखा है मैडम? समीर ने उसे दिलासा देते हुए कहा। लेकिन प्रिया सोचने लगती है। क्या हुआ, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? समीर ने पूछा। वो, आज कुछ काम भी था, जरूरी, और कुछ नोट्स भी बनाने थे। अगर नहीं बने तो मैडम हमारी जान खा जाएगी कल, प्रिया ने सोचते हुए कहा। वो तो ठीक है, लेकिन हमें वहां रुकना नहीं है।
हमें बाबा को अपनी समस्या बतानी है और उसका कारण पूछना है, बस। और फिर समाधान। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समीर ने कहा। ओके, तो किस टाइम तक आ जाओगे आप? बस, मैं यूं गया और यूं आया, 4 बजे तक। समीर ने हाथ को ऐसे घुमाकर कहा जैसे कोई रॉकेट चला रहा हो। ओके बाबा, मैं तैयार मिलूंगी। यह कहकर समीर गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की तरफ चल पड़ता है। हम हमन जैसे कोई आवाज आ रही हो, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं दी। प्रिया को लगा जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। वह घर की तरफ जा रही होती है। अचानक इस आवाज के कारण वह पीछे मुड़ती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। वह एक तक दरवाजे की तरफ देखती है, पर वहां कोई नहीं था। आवाज ऐसे ही आई थी जैसे कोई दरवाजे से उसे देख रहा हो। शायद मेरा ही वहम था, ऐसा कहकर वह घर के अंदर जाती है। घर पर इस समय कोई नहीं था। पूरा घर खाली था। बाबा भी काम पर गए थे और मामा भी सुबह ही निकल गए थे। दोनों एक ही जगह काम करते थे, तो एक साथ ही आते जाते थे। वे रात को खा पी कर ही घर आते थे। घर पर प्रिया अकेली थी। वह बैठी सोच रही थी कि अभी सिर्फ 2 बजे हैं और समीर को 4 बजे आना था, यानी अभी 2 घंटे बाकी थे। वह अंदर जाती है। घर में घुसते ही वह चीख उठती है। नीचे देखती है तो एक कील उसके पैर में चुभ गई थी। पापा भी ना कहीं भी। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके गेट के पास से बहुत तेजी से गुजरा हो। वह बोलते बोलते एकदम चुप हो जाती है, लेकिन आसपास कोई नहीं दिखता। उसका दिल जैसे हलक में आकर अटक गया था। घर में भी कोई नहीं था। वह सोचती है कि कुंडी लगा दूं या नहीं। मैं कॉलेज से काफी थक चुकी थी। सोचती हूँ थोड़ी देर अंदर जाकर लेट जाती हूँ। कपड़े बदलकर वह लेट जाती है। अभी नींद की झपकी लगी ही थी कि गेट की तरफ से आवाज आती है, धड़ 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 धड़। वह तुरंत उठकर बाहर की तरफ जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बहुत ज्यादा डर गई थी। दोपहर का समय था और आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गली भी सूनी पड़ी थी। अभी वह अंदर गई ही थी कि अचानक शीशा टूटने की आवाज आती है। वह बहुत घबरा जाती है और बाहर की तरफ भागती है, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह चीखती है, कौन है? मगर कोई दिखाई नहीं देता। उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। वह बहुत डरी हुई थी। अचानक एक परछाई उसकी तरफ आती दिखाई देती है, जो उसके पास से गुजर जाती है। बल्ब भी अब हिलने लगता है। लाइट भी चरमराने लगती है। कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर ही हिलने लगा हो। अचानक उसके सिर पर कुछ टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह बिस्तर पर लेटी है और समीर उसके पास बैठा है। मुझे क्या हुआ था समीर, और तुम कब आए? वह उठते हुए कहती है। तुम बेहोश थी तो मैं तुम्हें वहां हॉल से उठा लाया और यहाँ लेटा कर तुम्हारे ऊपर पानी डाला। क्या हुआ? यहाँ कोई है समीर, वो मुझे मार डालेगा। मुझे बचा लो समीर प्लीज। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, समीर उसे दिलासा देता है। तभी घर की घंटी बजती है। लगता है बाबा आ गए हैं। मैं देखती हूँ। वह उठती है। उठते ही फिर बैठ जाती है। समीर, तुम देखो, मुझे पैर में कील लगी है, बहुत दर्द होगा। कील कहाँ लगी है? कील? समीर पूछता है। वह पैर देखती है, मगर वहां कुछ भी नहीं था। वह अचंभित हो जाती है। पैर में ना कोई दर्द था, ना ही कोई निशान। वह माथे पर हाथ लगाकर देखती है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। ये क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तो मुझे कील लगी थी, अब नहीं है। शायद तुम्हारा वहम हो, समीर कहता है। नहीं, मैं सच कह रही हूं। ओके, हो जाता है कभी कभी। घंटी फिर बजने लगती है। मैं अभी आई, यह कहकर वह उठकर बाहर जाती है। दरवाजा जैसे ही खोलती है, वह हैरान रह जाती है। तुम, क्या हुआ? समीर गेट पर खड़ा था। तुम यहां हो तो अंदर कौन है? दोनों अंदर की तरफ भागते हैं, लेकिन अंदर तो कोई नहीं था। समीर फिर पूछता है, क्या हुआ? कौन था यहां? तुम अभी तो अंदर थे और फिर बाहर। वह समीर के गले लग जाती है। मैं सच कह रही हूं, तुम अभी अंदर ही थे और फिर बाहर।
लेकिन मैं तो अभी अभी आया हूं और कितनी देर से घंटी बजा रहा हूं। प्रिया को बहुत आश्चर्य होता है कि यह सब क्या हो रहा है। वह घड़ी की तरफ देखती है। 4 बजे हुए थे। प्रिया समीर को सब कुछ बताती है। सब सुनकर समीर भी सोच में पड़ जाता है। हमें अभी बाबा के पास चलना होगा। वह तुरंत समीर के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों पहाड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन वह यह नहीं देख पाती कि कोई उनके पीछे खड़ा था। हम। वही आवाज फिर से आती है। प्रिया को पसीने आ रहे थे। एसी ऑन कर लो, प्रिया ने कहा। समीर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वाकई कोई अंदर था। वह गाड़ी चलाता जा रहा था। गाड़ी की स्पीड करीब 80 से 100 की थी। प्रिया आंखें बंद करके लेटी हुई थी और समीर सोच रहा था। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे कोई चीज गाड़ी से टकराई हो, जैसे कोई आदमी उनकी गाड़ी से टकराया हो। समीर के पैर ब्रेक पर लगते हैं और वह गाड़ी रोकता है। प्रिया की भी आंखें खुल जाती हैं। दोनों गाड़ी से उतरते हैं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। समीर को घबराहट होने लगती है। आसपास कोई नहीं था। रोड बिल्कुल सुनसान था। वह जंगल का रास्ता था जिस पर बहुत कम लोग आते जाते थे। समीर गाड़ी के चारों ओर देखता है, आसपास नजर दौड़ाता है और हैरान हो जाता है। दोनों फिर से गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। काफी कोशिश के बाद भी अब क्या करें, प्रिया कहती है। यहाँ से पहाड़ी का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का है और अगर हम वहां जाते हैं तो वापस आने के लिए भी कोई साधन चाहिए। अच्छी मुसीबत है यार, समीर सोच में पड़ जाता है। अब हम घर भी कैसे जाएंगे, प्रिया कहती है। दोनों रोड पर ही खड़े थे। तभी पीछे से एक काली गाड़ी आती दिखाई देती है। समीर और प्रिया दोनों उसे हाथ देने लगते हैं। गाड़ी उनके नजदीक आकर रुकती है। क्या हुआ दोस्त, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? उस गाड़ी में से एक 30-35 साल का आदमी बैठा हुआ था। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम समीर है और यह मेरी फ्रेंड प्रिया है। हम दोनों उस पहाड़ी पर बाबा के पास जा रहे थे। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? समीर ने उसे सब बताते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। अभी दिल्ली से ही आ रहा हूं। इन बाबा के बारे में मैंने बहुत सुना है। उन्हीं से मिलने जा रहा था। आप भी आ जाइए। वह आदमी उन दोनों को लिफ्ट देता है। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब गाड़ी चलने लगती है। जिंदगी का क्या भरोसा सर, गाड़ी की तरह कहीं भी खराब हो सकती है। सही कहा आपने, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। आदमी एक हाथ में बियर लिए हुए था। आप लेंगे? उसने पूछा। नो थैंक्स सर, समीर ने मना करते हुए कहा। गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी। प्रिया को बहुत डर लग रहा था। आदमी ने चश्मा लगा रखा था। मेरा नाम किशन लाल है और मैं दिल्ली से हूं। और आप? हम यही ऊटी से हैं। एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा, वह उनकी तरफ देखता हुआ कहता है। कौन था किशन लाल? क्या वह आत्मा उन्हें बाबा तक पहुंचने देगी? कौन था वह जो प्रिया के पास था और उसे बचा भी रहा था? गाड़ी अचानक ब्रेक लेती है। क्या हुआ? संजीव ने कहा। मुझे लगा शायद कोई हमें हाथ दे रहा था, किशन लाल ने कहा। प्रिया और संजीव दोनों पीछे की तरफ देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। संजीव और प्रिया डर जाते हैं। किशन लाल जी, गाड़ी मत रोकिए, यहां बहुत खतरा है। कोई हमें परेशान कर रहा है, पर हमें तुरंत बाबा के पास जाना होगा, संजीव ने कहा। लेकिन अचानक किशन लाल कुछ बोल नहीं रहे थे। वह ड्राइविंग सीट पर मुंह फेर कर बैठे हुए थे। आप सुन रहे हैं किशन लाल जी, संजीव ने कहा, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहे थे। संजीव उनका हाथ पकड़कर हिलाते हैं, मगर कोई हरकत नहीं होती। पीछे से प्रिया आवाज देती है, किशन लाल जी। दोनों एक साथ किशन लाल को हाथ लगाते हैं और जैसे ही वह अपनी गर्दन घुमाते हैं, दोनों की चीख निकल जाती है। नहीं, वह किशन लाल नहीं थे, बल्कि एक शैतान था जिसका चेहरा जले हुए चेहरे जैसा था। किसी को भी देखकर चीख अपने आप निकल जाती। जैसे ही वह बोलता है, हम, हाँ, दोनों खिड़कियां तोड़कर जंगल की तरफ जा गिरते हैं। नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।
वह शैतान हंसी के साथ चिल्लाता है, हम। संजीव और प्रिया बाहर रोड पर गिरते हैं और बदहवास दौड़ते हैं। पीछे कोई गाड़ी नहीं थी और दोनों घिर चुके थे। जंगल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। तभी एक हाथ संजीव को पकड़ लेता है और एक हाथ प्रिया को। लेकिन वहां कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ हाथ। ये एक खौफनाक मंजर था। दोनों के गले पर हाथ थे, जैसे आज उनका आखिरी दिन हो। उनका दम घुटने लगा, आंखें बाहर आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें ऊपर उठा रखा हो। दोनों हाथ पैर मार रहे थे और चिल्लाना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी दोनों हाथ ऐसे गिरते हैं जैसे कोई फल टूटकर गिरा हो। वे नीचे गिरते हैं और लंबी लंबी सांसें लेते हैं। तभी उनके सामने एक बाबा नजर आते हैं। लंबी दाढ़ी वाले पहाड़ी के महान बाबा पाशा थे वे। बाबा उनके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं और थोड़ा पानी पीने के लिए भी देते हैं। उनकी सांस में सांस आती है। बाबा पूछते हैं, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? संजीव ने कहा, मैं समीर और यह प्रिया है बाबा। हम दोनों आप ही के पास आ रहे थे, चलो मेरे साथ आश्रम में। यह कहकर बाबा आगे बढ़ते हैं और दोनों उनके साथ चलने लगते हैं। कुछ ही देर में वे आश्रम के बाहर पहुंचते हैं। यह तो अच्छा हुआ कि मैं कुछ जड़ी बूटियां लेने गया था, वरना वह आत्मा तुम्हारा काम तमाम कर देती। बाबा ने कहा, अब बताओ क्या हुआ था और क्यों आए हो यहाँ? तभी प्रिया बोलती है, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। और वह अब तक की सारी घटनाओं को बताती है। हम बाबा हुंकार भरते हैं और उनकी सारी बातें सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे शुरू से यह घटनाएं बताओ, कब से तुम्हें यह आवाजें आ रही हैं? जी बाबा, प्रिया ने कहा, बात काफी समय पहले की है। उस समय मैं तकरीबन 12 साल की थी। मैं, मेरी मम्मी, पापा और मामा, हम चारों राजस्थान घूमने गए थे। हमने वहां बहुत सारे किले देखे, जैसे भानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, अचलगढ़ का किला, भरतपुर का किला और मांडलगढ़ का किला। जब हम वहां से घूमकर आ रहे थे, तब हमने भानगढ़ के पास एक बहुत बड़ी हवेली देखी थी। वहीं हम रात रुके थे। वहां ठहरने का भी बंदोबस्त था और हम रात वहीं रुके। रात को जब सब सो रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कभी इधर तो कभी उधर करवट ले रही थी। मम्मी, मामा और पापा सब सो रहे थे। मैं उठकर हवेली में घूमने लगी। वहां काफी अच्छी नक्काशी की हुई थी। बार बार मुझे ऐसा आभास होता था जैसे मैं वहां पहले भी आई हूं। कुछ धुंधली सी यादें सामने आ रही थीं, पर मुझे लग रहा था कि यह मेरा वहम है। तभी मेरी नजर वहां के राजा साहब की तस्वीर पर गई। उस पर काफी धूल मिट्टी जमी हुई थी। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उस आदमी को कहीं देखा हो। उनकी आंखों में इतनी तेज निगाहें थीं जैसे तस्वीर बनाने वाले ने उसमें जान डाल रखी हो। अचानक किसी ने मेरा कंधा छुआ। मैं सहम गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे कानों में एक आवाज आई, सुनैना। मैं दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास आ गई। पूरी रात मैं यही देखती रही। कई बार आवाज आई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मैं चुप रही। वह हवेली काफी भयानक लग रही थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बार बार उसे निहार रही थी। थोड़ी देर बाद मैं बाहर चली गई और थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मैंने पूछा, आप कौन हो? उसने कहा, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ और इस हवेली की देखरेख करता हूँ। आप यहाँ कब से हैं? मैंने पूछा, बहुत समय से हूँ। अब तो कोई यहाँ आता जाता भी नहीं है। ये किसकी हवेली है? मैंने फिर पूछा। यह ठाकुर मान सिंह की हवेली है। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इसलिए तो बाहर आई हूं मैं। मैंने उन्हें बताया, मान सिंह। मुझे लग रहा था जैसे ये नाम मैंने सुना हो। मैंने उनसे कहा, आप हवेली के बारे में क्या जानते हो? इस हवेली में कभी मेरे पिता काम करते थे। जब वह नहीं रहे तो इसकी देखरेख मैं ही करता हूं। अब तुम जाओ और सो जाओ, जाओ। उसने मुझे भगाते हुए कहा। मैं वहां से चली आई, लेकिन उस फोटो को देखकर पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी मुझे जगा रही थी। अभी झपकी लगी ही थी कि मुझे फिर से वही आवाज आई, सुनैना। मैं फिर जाग उठी।
माँ पिताजी सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा और मामा को जगाया। मामा, मामा। वह उठे। क्या हुआ बेटी? उन्होंने पूछा। मुझे अजीब सी आवाज आ रही है यहाँ पर, मैंने डरते हुए कहा। कुछ नहीं है, यहाँ आ सो जा मेरे पास। मैं उनके पास लेट गई। किसी तरह सुबह हुई। मैं बाहर आई। सारी रात मैं सोई नहीं थी। बाहर आई ही थी कि एक आदमी मुझे नजर आया जो काले कंबल सा ओढ़े हुए था। वह मुझे देखते ही भाग गया। मैंने अपनी माँ को सारी रात की बात बताई, क्या हुआ उसके बाद, और हम फिर वहां से वापस आ गए थे। उसके बाद अक्सर मुझे आवाज आती रही, लेकिन मैं इग्नोर करती रही। लेकिन अभी जो हादसे हुए हैं, ये सब पहले कभी नहीं हुए थे और आज तो पूरी हद हो गई थी। मैं समझ सकता हूं तुम्हारा हाल, लेकिन इस तरह तुम घर नहीं जा सकती, क्योंकि वह तुम पर फिर से हमला करेगा। महान पाशा ने उनसे बात करते हुए कहा। कोई तो बात है जो वह तुम पर हमला करना चाहता है, तुम्हें मारना चाहता है। उसके लिए मुझे फिर से उस आत्मा को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वही है जो ये सब बताएगा आखिर वह तुम्हें क्यों मारना चाहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, प्रिया ने कहा। कुछ कीजिए बाबा, वरना वह इसे मार देगा तो मैं जीकर क्या करूंगा, संजीव ने कहा। तुम चिंता ना करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और हो सके तो अपने मामा और अपने पिता को भी यही बुला लो, वरना वह उन पर भी आघात कर सकती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर पर क्या हो रहा है। इधर प्रिया के पिता और मामा घर काम से लौटे तो प्रिया उन्हें वहां नहीं मिली। मामा चिंतित हो उठे। जीजा, प्रिया कहीं नजर नहीं आ रही है, कहां गई होगी। मामा को उसकी फिक्र हो रही थी। देख, कहीं हिक बाहर तो हिक नहीं है, और वह वहीं ढेर हो गए। ये मरवाएगा किसी दिन। जब देखो इतनी चढ़ा के आता है, होश ही नहीं होता। मामा चिंता में बड़बड़ाए जा रहे थे। वह अंदर देखते हैं कि शीशा टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान सा आया हो घर में। उन्हें फिक्र हो रही थी। अचानक उनकी नजर एक दरवाजे के पीछे लोहे के डंडे पर पड़ी, जिस पर खून लगा हुआ था। वह वही डंडा था जो प्रिया के सिर में लगा था और वह बेहोश हो गई थी। उसे देखकर मामा तिलमिला उठे। आखिर मेरी बच्ची कहाँ गई? वह रोने लगे। वह अपने मोबाइल से प्रिया को कॉल करने लगे, लेकिन उसमें तो रेंज ही नहीं थी। वह और चिंतित हो गए। अब क्या करूं? रात हो चुकी थी। प्रिया के पिता तो पहले ही लंबे हो चुके थे। बस मामा ही होश में थे। अचानक उनकी भी रोते रोते आंखें भारी होने लगी और वह भी बेहोश हो गए, क्योंकि पी तो उन्होंने भी रखी थी। दोनों जीजा साला नशे में ही नीचे सो गए थे। उधर प्रिया और संजीव का रुकने का बंदोबस्त और खाना गुरु पाशा ने कर दिया था। रात के 12 बजते हैं। अचानक रात को दरवाजे की कुंडी बजने लगती है। ठक 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 ठक। मामा की आंख खुल जाती है। वह सोचते हैं कि कहीं प्रिया तो नहीं। वह दरवाजा खोलते हैं, लेकिन कोई नहीं था। साला इतनी रात को कौन कुंडी बजाता है? वह दरवाजा बंद करके वापस मुड़ते हैं। फिर दरवाजे की घंटी बजती है। वह फिर मुड़ते हैं, दरवाजा खोलते हैं, लेकिन फिर वही। वह कुंडी लगाकर जैसे ही मुड़ते हैं, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जैसे ही वह पलटते हैं, वह आकृति फिर गायब हो जाती है। शायद मेरा वहम था, यह कहकर वह बैठक की ओर चलते हैं। तभी एक जोर की राड उनके सिर पर पड़ती है। वह एक ही वार में बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब उनके मामा आंखें मलते हुए दर्द से कराहते हुए उठते हैं, तो अपने सिर को जोर से दबाते हैं। आह! फिर मामा की नजर अपने जीजा पर पड़ती है। वह चीख उठते हैं, जीजा! चीख इतनी जोर से निकलती है कि वह फिर बेहोश हो जाते हैं। काफी देर बाद जब उसे होश आता है, तो वह देखता है कि बाहर कई आदमी उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वह उठते ही पूछता है, मेरे जीजा कहाँ हैं? वहां खड़े कई लोग होते हैं, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। वह उठकर वापस घर में जाता है और वही भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने फिर से होता है। गर्दन से खाल हटकर दूसरी जगह पड़ी थी। शरीर ऐसे चीर फाड़ में था जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर वहां आया हो, और हर जगह मांस के लोथड़े बिखरे हुए थे। कहीं से भी कोई हिस्सा साबुत नहीं था। वह बाहर आकर घुटनों पर बैठकर फिर से एक चीख मारता है और बेहोश हो जाता है। अभी मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं।
तुम दोनों यह ताबीज मत खोलना और इसे अपने गले में रखना। ये 2 ताबीज और हैं, ये अपने मामा और अपने पिता के गले में बांध देना। फिर अपने मामा और पिता को लेकर तुरंत मेरे पास आना, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ उन दोनों की जान को भी खतरा है। इसके बाद हम एक अनुष्ठान करेंगे। गुरु पाशा ने दोनों बच्चों से कहा, यह सिद्धू है, यह तुम्हें शहर छोड़ देगा और हो सके तो शाम तक तुम दोनों वापस भी आ जाना, क्योंकि काली शक्तियां रात में ज्यादा प्रभावशाली और ताकतवर हो जाती हैं। जी गुरुजी, संजीव ने कहा। दोनों सिद्धू के साथ गाड़ी में सवार होकर शहर के लिए निकल जाते हैं। तभी प्रिया का फोन बज उठता है। किसका फोन था वह? क्या दोनों अपने मामा को बचा पाएंगे? क्या उनकी हालत भी अपने पिता की तरह होगी? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक, क्योंकि खौफ अभी जारी है। अचानक फोन की घंटी बज उठती है। प्रिया फोन को देखती है, उसमें कोई अनजान नंबर था। वह फोन उठाती है, तभी उसमें उसके मामा की आवाज होती है, प्रिया बेटा, कहां हो? जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ मामा? प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस जल्दी आ जाओ। यह कहकर उसका मामा फोन काट देता है। 1 घंटे बाद सिद्धू उन्हें शहर में छोड़ देता है। संजीव और प्रिया तुरंत टैक्सी लेकर घर पहुंचते हैं। प्रिया अपने मामा के गले लग जाती है, लेकिन मामा कोई जवाब नहीं दे रहे थे। क्या हुआ मामा? कुछ तो बोलो। लेकिन मामा कोई जवाब नहीं दे रहे थे। प्रिया को माहौल ठीक नहीं लग रहा था। वह घर के अंदर जाती है। हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। वह भागकर बाहर आती है और मामा के पैरों में गिरकर रोने लगती है। क्या हुआ था? तुम्हारे बाबा नहीं रहे? मामा की आवाज सुनकर प्रिया वहीं गिर जाती है। फिर मामा रात की सारी घटना बताता है। पुलिस वाले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ ले गए थे। संजीव प्रिया को सहारा देता है और कहता है, हम इसकी जड़ तक जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। समीर भी उसका साथ देता है इस मुसीबत का सामना करने के लिए। इस तरह दिन निकलता है और पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद प्रिया अपने मामा को संजीव के साथ पहाड़ी वाले बाबा के पास लेकर जाती है। ताबीज के कारण लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई थी। बाबा कहते हैं, वह बहुत ही खतरनाक है और तुम्हें क्यों मारना चाहती है, यह जानने के लिए हमें उस आत्मा को यहां बुलाना पड़ेगा। तभी हमें उस राज्य का पता चल सकता है कि वह आखिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। कौन है वह आत्मा और क्या चाहती है? तुम उस दिन बता रही थी कि तुम भानगढ़ किले के पास उस हवेली में रात को रुके थे और तब से ये हादसे तुम्हारे साथ हो रहे हैं। बाबा ने कहा, जी बाबा, ठीक है, हम उस आत्मा का आह्वान करेंगे और पता करेंगे कि वह आखिर चाहती क्या है, क्योंकि वह तुम्हें मारना चाहती है। पहाड़ी वाला बाबा एक हवन का इंतजाम करता है और उन तीनों को एक घेरे में बिठा देता है ताकि वह आत्मा उन पर कोई हमला न कर सके। हवन की तैयारियां हो जाती हैं और बाबा हवन शुरू करते हैं। वह कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू करते हैं। तीनों भी उन्हें देखते रहते हैं। अचानक हवा में अजीब सी गंध फैल जाती है और बाबा लगातार मंत्र जाप करते रहते हैं। धीरे धीरे हवा तेज होने लगती है। चारों तरफ काला धुआं सा फैलने लगता है। प्रिया, संजीव और उसका मामा तीनों यह सब देख रहे थे। अचानक सारा काला धुआं एक जगह एकत्र हो जाता है। बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और उस काले धुएं को देखकर बोलते हैं, बस वहीं रुक जा, वरना मैं तुझे यहीं पर समाप्त कर दूंगा। अचानक उस धुएं के अंदर से आवाज आती है। अचानक उसकी हुंकार से सब कुछ डोलने लगता है, जैसे कोई तूफान आ गया हो। लेकिन बाबा सब समझ रहे थे। उन्होंने राख की एक उदी उठाई और उस धुएं की तरफ फेंकी। मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने ही मुझे मारा था। वह फिर जोर से चिल्लाता है, सुनैना, सुनैना। इतनी जोर से चिल्लाता है कि प्रिया की रूह तक कांप जाती है। बाबा फिर जोर से चीखते हैं, कौन है तू और क्यों मारना चाहता है इस बच्ची को? बताओ, नहीं तो यह अभिमंत्रित जल तुझे जान से मार देगा, जल्दी बताओ। बाबा उस पर फिर से उदी से वार करते हैं और वह तिलमिला उठता है, सब बता दूंगा। वह आत्मा घबरा कर कहती है, मेरा नाम शमशेर सिंह है। धुएं से बहुत खतरनाक आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर संजीव और प्रिया बहुत घबरा रहे थे।
आखिर क्या रहस्य था उस आत्मा का जो प्रिया के पीछे पड़ी हुई थी। आत्मा कहानी शुरू करता है। सुनैना को मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन सुनैना किसी और से प्यार करती थी। इसके पिता मेरी हवेली में काम करते थे। मैं बचपन से सुनैना को प्यार करता था। वह बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं। अक्सर वह मेरे पास खेलने आती थी। मैं उससे थोड़ा बड़ा था। उस समय उसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी और मैं 20 साल का। मुझे वह बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। मेरा प्यार उसकी तरफ बढ़ता गया। जब वह 18 साल की हुई तो उस पर पूरा यौवन आ गया था। मैंने अपने पिता मानसिंह से कहा कि मैं सुनैना से ही प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। मैंने किसी तरह अपने पिता को मना लिया, लेकिन उसके पिता अपनी जिद पर अड़े रहे। वह कहते थे कि वह अपनी बेटी का गला घोंट देंगे, लेकिन मुझसे शादी नहीं करेंगे। जब मैं छोटा था, मुझे अपने पिता का प्यार नहीं मिला। धीरे धीरे मैं शराब पीने लगा, नशे करने लगा। मेरा एक ही मित्र था, विकास। मुझे सुनैना बहुत पसंद थी, लेकिन सुनैना तो विकास को दिल दे बैठी थी। मेरे पिता अक्सर हवेली से बाहर ही रहते थे और कम ही आते थे। कई बार मैंने सुनैना से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह मना कर देती। कई बार मैंने उसे प्यार से समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मानी। विकास हमारे पिता के दोस्त का बेटा था। वह भी सुनैना से प्यार करने लगा था, लेकिन मुझे यह बात पसंद नहीं आई। फिर मैंने एक प्लान बनाया। एक रात हमारे पिता कहीं बाहर गए हुए थे, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने 2 तरह की खीर बनवाई। एक में केसर और एक में केवड़े की खुशबू थी। मैंने केवड़े वाली खीर में जहर मिला दिया और विकास को खाने पर बुलाया, लेकिन वह आ तो गया, मगर उसने खाने से इनकार कर दिया। यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने उसे फांसी पर टांगने का निश्चय कर लिया। मैंने जबरदस्ती उसके गले में फांसी का फंदा डाला और उसे खींचने लगा। तभी सुनैना भी वहां आ गई। उसने तलवार मेरी पीठ में घुसा दी, जिससे मेरी मौत हो गई। मरते वक्त मैंने उससे कहा, सुनैना, मर तो रहा हूं, लेकिन तुझे मारे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और मेरी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। आज इन लोगों ने पुनर्जन्म लिया है, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। आज ये फिर से उसी उम्र में आ गई है और मैं इसे लेकर जाऊंगा। वह इतनी तेज हंसी कि प्रिया पूरी तरह अंदर से कांप गई। बाबा ने फिर से मंत्र जाप किया और एक भभूत उस धुएं पर डाली और उसे एक बोतल में बंद कर दिया। वह बोतल के अंदर से चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, वरना सबसे पहले मैं तेरी गर्दन तोड़ूंगा तांत्रिक। लेकिन बाबा को कोई डर नहीं था। उन्होंने बोतल को एक चेले को दिया और कहा, इस बोतल को जमीन में दबा देना, लेकिन ध्यान रहे कि यह टूटनी नहीं चाहिए। अगर यह इस बार आजाद हुई तो कहर बरसाएगी। अब प्रिया और संजीव के दिल में थोड़ी शांति हुई। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा, क्या अब इससे मुक्ति मिल गई? प्रिया ने कहा, नहीं बेटा। बाबा बोले, यह तो सिर्फ उसे रोका है मैंने, लेकिन तुम्हें उस जगह फिर जाना होगा, उसी हवेली में, और अपने इतिहास के पन्ने फिर से दोहराने होंगे। इसने सिर्फ अपना हिस्सा बताया, मगर उसके बाद तुम दोनों का क्या हुआ और इसके शरीर का क्या किया गया? तुम्हें इसका शरीर ढूंढना होगा। अगर इसके शरीर को जलाया गया तो इसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, और मुझे पूरा यकीन है कि इसे जलाया नहीं गया था। इसी कारण इसकी आत्मा आज तक यहां भटक रही है। जाओ, उसे ढूंढो और खत्म कर दो, जितना जल्दी हो सके। 5 दिन बाद अमावस की काली रात आएगी। अगर यह उससे पहले खत्म नहीं हुआ तो यह तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। यह आजाद हो जाएगा। एक बोतल इसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। यह उस योनि में है जिसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। अगर यह अमावस पार कर गया तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। मैं तुम्हें कुछ अभिमंत्रित जल दूंगा। तभी प्रिया का फोन बज उठता है। प्रिया फोन देखकर उसे उठाती है। हाय सोनिया, कैसी हो? उधर से सोनिया की आवाज आती है, हम ठीक हैं, तू कहाँ है? हम पहाड़ी वाले बाबा पाशा तांत्रिक के पास आए हैं। तू कहाँ से बोल रही है? अरे मैं भी तो वही हूँ, सोचा था उनसे मिलकर तुझसे मिलूंगी। अंदर आ जाओ जल्दी। राजेश और सोनिया अंदर आश्रम में आते हैं। प्रिया,
सोनिया को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है, और संजीव भी राजेश से गले मिलता है। दोनों बाबा के चरण स्पर्श करते हैं। प्रणाम बाबा, राजेश ने कहा। बाबा उन्हें देखते हैं। कौन हो तुम? प्रिया कहती है। ये राजेश हैं और ये मेरी सहेली और इनकी पत्नी सोनिया है बाबा। इन्हें मैंने बुलाया था, संजीव ने कहा। अब बाबा बैठ जाते हैं और प्रिया की पूरी कहानी राजेश और सोनिया को बताते हैं। समय बहुत कम है बाबा, हम इन दोनों की मदद करेंगे और उसके बाद ही हम मुंबई जाएंगे। संजीव और प्रिया बहुत खुश होते हैं कि अब वे 2 नहीं बल्कि 4 हो गए हैं। क्या होगा उन 5 दिनों में? क्या होगा सुनैना का? क्या होगा शमशेर सिंह का? और क्या राजेश और सोनिया इनकी मदद कर पाएंगे? खौफ अभी जारी है। समय शाम के 6 बज चुके थे और राजस्थान यहां से तकरीबन 1500 से 1600 किलोमीटर दूर था, मतलब लगभग 2 दिन अगर गाड़ी से जाते। राजेश कहता है, हमें जितना जल्दी हो सके राजस्थान पहुंचना है, उस हवेली में। संजीव कहता है, हाँ यार, बस एक ही तरीका है और वह है एरोप्लेन से चलना, ताकि हम जल्दी पहुंच सकें। सोनिया कहती है, लेकिन हमें गाड़ी की भी जरूरत पड़ सकती है। संजीव कहता है, गाड़ी तो हम वहां से किराए पर या खरीद लेंगे, लेकिन इस समय हमें सबसे पहले राजस्थान जाकर उस रहस्य को ढूंढना होगा ताकि हम प्रिया को आजाद कर सकें। संजीव एक बहुत अमीर पिता की इकलौती औलाद था। उसने फोन कर अपने पिता को सारी बात बताई। तुम एक काम करो बेटा, अगर ऐसा है तो तुम मेरे दोस्त का हेलीपैड यूज कर सकते हो, मैं उससे अभी बात कर लेता हूं। संजीव के पिता नरेंद्र ने कहा, ओके डैडी, हम अभी आ रहे हैं। चारों दोस्त आश्रम से तांत्रिक पाशा से विदा लेते हैं और उसके मामा को वहीं आश्रम में तांत्रिक पाशा के पास छोड़ देते हैं ताकि वह किसी भी स्थिति में मदद कर सके। बाबा उन्हें अभिमंत्रित जल और भभूत भी देते हैं और चारों को निर्देश देते हैं, अमावस्या लगने से पहले उसे ढूंढ कर जला देना है। अगर वह जल नहीं पाई तो तुम उसे नियंत्रण में नहीं कर पाओगे और वह एक ब्रह्म राक्षस में परिवर्तित हो जाएगा। जी गुरुदेव। सभी हाथ जोड़कर वहां से निकलते हैं। संजीव और उसके दोस्त गाड़ी से उसके पिता नरेंद्र जी के पास पहुंचते हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे अंकल से बात कर ली है, वह हेलीकॉप्टर से तुम्हें वहां राजस्थान छोड़ देगा और जब तुम वहां से फ्री हो जाओ तो पायलट को कॉल कर देना, वह तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाएगा। मैंने पायलट को तैयार रहने के लिए बोल दिया है। पापा, हमें अभी निकलना होगा, संजीव ने कहा। कोई बात नहीं बेटा, आखिर प्रिया हमारी भी बेटी है, इसका और अपना ख्याल रखना। संजीव अपने पिता को गले लगाता है और उसके पिता प्रिया के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। भगवान तुम्हारे साथ है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया उनके चरण स्पर्श करती है। जी पिताजी। उसके पिता राजेश और सोनिया को देखकर खुश होते हैं। अरे राजेश और सोनिया, तुम भी साथ हो तो मेरा आधा डर तो वैसे ही कम हो गया। दोनों अंकल के गले लगते हैं। थैंक यू अंकल, आखिर संजीव भी मेरे भाई समान है, राजेश कहता है। हाँ अंकल, आप चिंता मत कीजिए, हम सब जल्दी आएंगे, सोनिया भी कहती है। चारों अपने पिता से विदा लेकर उस ग्राउंड में पहुंचते हैं जहां हेलीकॉप्टर खड़ा था। वहां उनसे एक जेम्स नाम का पायलट मिलता है। हेलो सर, मेरा नाम जेम्स है और मैं आपका पायलट हूं। सभी जेम्स से हाथ मिलाते हैं और अपने बैग लेकर उसमें चढ़ जाते हैं। दरवाजे बंद होते हैं और सब अपने कानों में ईयरफोन लगा लेते हैं ताकि हेलीकॉप्टर की आवाज से उन्हें कोई परेशानी ना हो। रात के 10 बज चुके थे। 4 घंटे के सफर में वे राजस्थान पहुंच चुके होते हैं। वहां एक बड़ी खुली जगह पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है। जेम्स का शुक्रिया अदा कर वे बाहर आते हैं और राधे गेस्ट हाउस पहुंचते हैं जो भानगढ़ किले के पास स्थित है। आज वे वहीं रुकने वाले थे। सुबह के 3 बज चुके थे और सभी गेस्ट हाउस में जाकर सो जाते हैं। वे 2 कमरे लेते हैं, एक में सोनिया और राजेश और दूसरे में प्रिया और संजीव। काफी थके हुए होने के कारण वे जाकर लेट जाते हैं। अभी प्रिया की आंख लगी ही थी कि उसे लगा कोई उसे अपनी ओर खींच रहा है, जैसे कोई उसके पैर पकड़कर काटने को दौड़ रहा हो। अचानक वह चीख उठती है। क्या हुआ प्रिया? संजीव उसे कहता है। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पैर पकड़कर खींच रहा हो और वह मेरे पैरों को काटने वाला हो। कौन था वह? संजीव फिर पूछता है।
कोई काला सा साया था, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह थोड़ी देर लेटी रहती है मगर उसे नींद नहीं आती। वह करवटें बदलती रहती है। प्रिया उठकर बाथरूम जाती है। वह नहाने के लिए कपड़े निकालने ही वाली थी कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया हो। वह दरवाजे की तरफ जाती है, उसे शीशे पर भाप जमती हुई नजर आती है और उस पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। तुम मेरी हो, तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं जल्दी आऊंगा। वह चीख उठती है, नहीं। संजीव तुरंत उसके पास दौड़ता हुआ आता है। क्या हुआ प्रिया? प्रिया शीशे की तरफ इशारा करती है मगर वहां कुछ नहीं था। उनकी आवाज सुनकर सोनिया और राजेश भी उनके कमरे में दौड़ते हुए आते हैं। क्या हुआ? राजेश अंदर आते हुए कहता है, तुम्हारे कमरे से हमने चीख सुनी थी। प्रिया उन्हें सारी बात बताती है। राजेश तुरंत बाबा के पास फोन मिलाता है। बाबा जी, मैं राजेश। आशीर्वाद। क्या हुआ बेटा? राजेश उन्हें प्रिया की बताई सारी बात बताता है। बाबा कहते हैं वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तक वह बोतल में है तब तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम चिंता न करो और वह जल और भभूत अपने पास ही रखना। जब तुम्हें उसका शरीर मिलेगा तब उसे उसके शरीर पर छिड़क देना और उसका क्रियाक्रम कर देना। तभी तुम आजाद हो पाओगे। जितना जल्दी इस काम को कर दोगे उतनी ही जल्दी उसकी आत्मा को शांत कर पाओगे। जी बाबा। इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। हमें जितना जल्दी हो सके उसकी लाश को ढूंढना होगा, राजेश कहता है। चारों तैयार होकर रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। हमें ठाकुर मान सिंह की हवेली पर जाना है। क्या आप वहां जाने का कुछ इंतजाम करवा सकती हैं? राजेश ने पूछा। रिसेप्शनिस्ट कहती है, जी जरूर, लेकिन वहां जाना ठीक नहीं है। वहां कोई काम है आपको? क्यों? सोनिया ने पूछा। कहते हैं वहां पर भूत का बसेरा है और जो वहां जाता है वापस नहीं आता। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा। क्या आप उस हवेली के बारे में कुछ जानती हैं? संजीव ने पूछा। यहाँ गांव में बस एक ही आदमी है जो उस हवेली के पास ही रहता है। वह उसकी चौकीदारी भी करता है। पहले उनके बड़े उस हवेली में काम करते थे और उनके बाद अब वही बचा हुआ है जो इसके बारे में जानता है। लेकिन उस जगह जाना खतरनाक है सर। हम देख लेंगे, राजेश ने कहा। चारों तैयार होकर बाहर गाड़ी के पास आते हैं और होटल से उन्हें एक गाड़ी किराए पर मिल जाती है। राजेश और संजीव आगे बैठे थे जबकि सोनिया और प्रिया पीछे बैठी थी। इधर आश्रम में तांत्रिक पाशा का शिष्य जो वह बोतल लेकर गया था जमीन में गाड़ने के लिए, एक पहाड़ी पर जाता है जहां आसपास कोई भी नहीं था। वह गड्ढा खोद ही रहा था कि उसका हाथ उस बोतल पर लग जाता है। बोतल नीचे गिरकर एक पत्थर से टकराती है और टूट जाती है। सारा धुआं बाहर निकल जाता है। यह सब देखकर वह शिष्य घबरा जाता है और सारा धुआं उसके नाक, कान और मुंह से उसके अंदर घुस जाता है। एक पल में वह गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। उसके कपड़े फटने लगते हैं और वह एक शैतान में परिवर्तित होने लगता है। उसकी लाल आंखें, लंबे बाल, चेहरा जैसे कोई भूखा भेड़िया हो गया हो। एक पैर कंगारू की तरह और लंबे लंबे दांत। वह इंसान नहीं, जैसे कोई राक्षस बन गया हो। उसके मुंह से एक भयंकर गर्जना गूंजती है। आहान आहान आवाज निकलती है और वह थप थप करता हुआ आश्रम की तरफ बढ़ता है। रमेश और संजीव हवेली की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी वे गेट पर खड़े ही थे कि एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोकता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वह घूरते हुए कहता है। तभी पीछे से प्रिया और सोनिया आती हुई नजर आती हैं। उसकी नजर जैसे ही प्रिया पर पड़ती है वह उसकी तरफ बढ़ता है। तुम सुनैना हो ना? सुनैना? मैं प्रिया हूं बाबा। प्रिया उस बूढ़े को देखकर बोलती है, नहीं तुम सुनैना हो। मरते वक्त मेरे बाबा ने मुझे बताया था कि सुनैना जरूर आएगी और उस आत्मा से इस हवेली को छुटकारा जरूर दिलाएगी। कौन सी आत्मा बाबा? मैं कुछ समझी नहीं, प्रिया ने बूढ़े बाबा से कहा। वो शमशेर की आत्मा जिसने तुम दोनों को मारने का वादा किया था। आओ मैं तुम्हें सब बताऊंगा। वह प्रिया को हवेली के अंदर लेकर जाता है और उन्हें एक फोटो दिखाता है जो शमशेर के पिता मान सिंह की है। इसे पहचानो,
ये शमशेर के पिता मानसिंह की तस्वीर है। चारों बड़े ध्यान से देखते हैं। राजेश कहता है, बाबा, मैं इसका दोस्त हूं और हम इसके बारे में ही जानने आए हैं। आप जितना भी जानते हैं कृपया हमें बताएं। उस रात क्या हुआ था? जिस रात शमशेर का खून हुआ था, उस दिन मेरे पिता महल में पहरे पर थे। अचानक उन्हें अंदर से शमशेर के चीखने की आवाज आई। वे दौड़ते हुए अंदर विकास और सुनैना के पास पहुंचे। ये तुम लोगों ने क्या किया? सरकार को मार डाला। अगर मानसिंह जी को पता लग गया तो वह तुम दोनों को मार डालेंगे। शमशेर का शरीर जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा था। सुनैना ने उन्हें सारी बात बताई। अब प्रिया के पन्ने खुलने लगे थे। उस बूढ़े को देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। वह वही था जो उस दिन उसे देखकर भाग गया था। अब वह उसे पहचान रही थी। प्रिया कहती है, जब मैं पिछली बार यहां आई थी तो आप भाग क्यों गए थे? और फिर वह बूढ़ा कहां गया जो उस समय यहां पर था? वह मेरे चाचा थे। जब तुम यहां से चली गई थी तब उस बूढ़े चाचा को भी उस आत्मा ने मार दिया था। मुझे उस दिन तुम्हें देखकर यकीन नहीं हुआ था कि तुम वापस आई हो, लेकिन बाद में मुझे जब महसूस हुआ कि वह तुम ही हो तो मैं हवेली वापस आया तुम्हें सब बताने। लेकिन तब तक तुम लोग जा चुके थे। उस बाबा के मरने के बाद अब मैं ही इस हवेली को देखता हूं। फिर उस आत्मा ने उसे क्यों मारा? प्रिया ने फिर पूछा। वह नहीं चाहता था कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चले, इसलिए इस बूढ़े को उस आत्मा ने मार डाला था। बूढ़े ने सारी बात उसे बताई। फिर क्या हुआ आगे सुनैना और विकास का? सोनिया ने बूढ़े से पूछा। मेरे पिता ने शमशेर का शव ठिकाने लगा दिया और इन दोनों को भी वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन जब शमशेर के पिता वापस आए तो शमशेर को न पाकर उन्हें चिंता हुई। उन्होंने उसे ढूंढने के लिए हमारे पीछे कुछ आदमियों को लगाया। उन्हें शक था कि शायद शमशेर सुनैना से प्यार करता था और विकास उसका खास मित्र था। उन्हें जरूर कुछ न कुछ मालूम होगा। उनके आदमी सुनैना और विकास का पीछा करने लगे, यह पता करने के लिए कि आखिर शमशेर कहां गया। जब उन्हें कुछ मालूम नहीं चला तो उन्होंने दोनों को बंदी बना लिया। बेचारे विकास तो शरीफ आदमी थे, लेकिन वह सुनैना के लिए चुप रहे। उन्हें बहुत मारा पीटा गया। अब संजीव को लग रहा था जैसे यह कहानी उसने पहले भी महसूस की हो, और प्रिया को भी सब कुछ याद आ रहा था। विकास के पिता ने इस बात का पता लगाया तो दोनों में बहुत लड़ाई हुई कि उनके बेटे को मानसिंह ने बंदी बनाया हुआ है। लेकिन झगड़े में उनके पिता को भी मार दिया गया, लेकिन विकास को नहीं छोड़ा। इधर सुनैना को भी बंदीगृह में काफी यातनाएं दी गईं। सुनैना के पिता ने मानसिंह के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन उन्होंने उसे भी शेर के पिंजरे में डालवा दिया, जिससे उसके पिता की मौत हो गई। जब यह सब सुनैना और विकास को पता चला तो वे आपे से बाहर हो गए। एक तेज आंधी चल रही थी। पूरा आश्रम हिलने लगा आंधी में। तांत्रिक समझ चुके थे कि शमशेर आजाद हो चुका है। अभी वह सभी को बुला ही रहे थे कि तभी एक आवाज में सबका दिल दहला दिया। वह आवाज इतनी खूंखार थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। तांत्रिक पाशा समझ चुका था कि वह आश्रम की तरफ आ चुका है। थप 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 की आवाज से पूरा आश्रम हिल रहा था। आवाज नजदीकी आती जा रही थी। किसी की नजर उस राक्षस पर पड़ती है तो कलेजा मुंह की तरफ आ जाता है। पाशा के शिष्यों में हलचल मच जाती है। सब इधर उधर दौड़ने लगते हैं। पाशा के एक शिष्य का हाथ उसे लग जाता है। वह उसे पकड़कर उसकी गर्दन पर अपने दांतों से काट लेता है। मुंह में मांस का लोथड़ा देखकर सबके प्राण निकल जाते हैं। वह शिष्य को हाथों से फाड़ डालता है। वहां पर जितने भी शिष्य थे सब इस दृश्य को देखकर भयभीत हो जाते हैं। एक एक करके जो भी उसे मिलता वह उसे चीर फाड़ डालता है। वह पाशा की तरफ जाता है, लेकिन वह उसे हाथ नहीं लगा पाता। पाशा के चारों तरफ एक अजीब सी किरण का पहरा होता है, जिसके कारण वह उसके पास नहीं जा पाता। जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करता है, उसके अंदर से एक तेज निकलता है जो उसके शरीर को आग से जला देता है। वह धुआं बनकर फिर उड़ जाता है। तांत्रिक पाशा तुरंत संजीव को कॉल करता है। संजीव, जितना जल्दी हो सके उसके शरीर को ढूंढो, वह आजाद हो चुका है। पाशा ने संजीव को फोन पर कहा। संजीव का दिल हलक में आ जाता है।
ये बात वह तुरंत सोनिया और राजेश को बताता है। प्रिया भी यह सुन रही थी। वह उस बूढ़े बाबा से पूछते हैं कि उसके शरीर कहाँ है, क्या आपको पता है? वह कहता है, उसका शरीर इस हवेली में ही कहीं दफनाया गया था, उसे ढूंढना होगा, मुझे भी नहीं मालूम। संजीव को चिंता होती है प्रिया की। अब क्या होगा? वह पांचों उसे ढूंढने में लग जाते हैं। आखिर आपके पिता ने उसे कहीं तो छुपाया ही होगा। ये बात तो सिर्फ सुनैना और विकास ही जानते थे, क्योंकि उन तीनों ने उसके शरीर को मरने के बाद दफनाया था। मेरे पिता ने कहा था, वह बूढ़ा उसे बताता है, लेकिन वह इससे आगे कुछ बोल पाता। तब तक अचानक वह धुआं वहां पहुंच चुका था। चारों तरफ हवेली में बस काला धुआं फैल चुका था। उस धुएं में किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। संजीव, प्रिया की आवाज ने सबका दिल दहला दिया था, जैसे कोई उसे पकड़ कर ले जा रहा हो। राजेश और सोनिया संजीव के पास पहुंचते हैं, लेकिन प्रिया कहीं दिखाई नहीं दी। धुआं छटने लगा था। अचानक प्रिया धुएं में गायब हो चुकी थी। अब चारों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे। सोनिया की नजर उस तस्वीर की तरफ जाती है जहां मानसिंह की तस्वीर टंगी हुई थी। जब वह उसकी आंखों में देखती है तो ऐसा लगता है जैसे वह सबको देख रहा हो। राजेश कहता है, अभी अमावस के 3 दिन हैं, वह उसे अभी नहीं मार सकता, लेकिन वह हम चारों में से किसी को शायद जिंदा ना छोड़े। संजीव भी यही सोचता है, लेकिन सोनिया कहती है, वह आखिर उसे कहां ले जा सकता है? कुछ देर बाद फिर से धुआं छाने लगता है। इस बार वह धुआं सिर्फ उस बूढ़े की तरफ ही होता है और वह धुआं उसके अंदर प्रविष्ट होने लगता है। वह चीखें मारता है, लेकिन चीख निकलने से पहले ही धुआं उसके अंदर पहुंच जाता है। अब वह बूढ़ा आम आदमी नहीं, एक राक्षस बन चुका था। बहुत ही खौफनाक राक्षस बन चुका था। ये देख सोनिया, संजीव और राजेश की हवा टाइट हो गई थी। वह उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन राजेश हिम्मत नहीं हारता। उसे वह जल याद आता है जो तांत्रिक पाशा ने उसे दिया था। वह उसके ऊपर जल छिड़कता है। राक्षस को लगता है जैसे कोई बिजली उस पर गिर रही हो। वह सोनिया की तरफ दौड़ता है, लेकिन सोनिया राजेश को देखकर उसे भी जल याद आता है। वह भी उस पर जल छिड़कती है। इसके बाद वह संजीव की तरफ दौड़ता है। संजीव जैसे ही जल की बोतल निकालता है, उसके हाथ से वह बोतल नीचे गिर जाती है। राक्षस जोर से दहाड़ मारता है। संजीव उसकी आवाज सुनकर कांप जाता है। जैसे ही वह संजीव की तरफ बढ़ता है, संजीव तुरंत वह भभूत निकालता है और उसके ऊपर छिड़क देता है। उसे जैसे कोई शक्ति रोक रही हो। वह तिलमिला उठता है, आहान आहान। वह चीखें मारने लगता है और दौड़ता हुआ बाहर जंगल की तरफ निकल जाता है। तीनों सोच में पड़ जाते हैं। यह तो कंफर्म था कि वह मरा नहीं था। जैसे ही उसका असर कम होगा, वह जरूर आएगा। आप तो हम तीनों को प्रिया और शमशेर का शरीर ढूंढना था। इधर प्रिया किसी कोठरी में कैद हो गई थी। जब उसे होश आता है तो वह उस कोठरी को देखती है। ये मैं कहां आ गई हूं? ऐसा सोचती हुई वह उस कोठरी के अंदर घूमती है। काफी घूमने के बाद उसे याद आता है कि यह कोठरी वही है जिसमें हमने शमशेर को मारा था। उसकी आत्मा जरूर यही होगी। अब उसे अपने पीछे की बातें याद आने लगती हैं। जैसे जैसे वह दीवारों को छूती है, उसे सब याद आने लगता है। उसे वह हुक दिखता है जिस पर शमशेर ने विकास को टांगने की कोशिश की थी। जैसे ही वह दृश्य उसे याद आता है, वह जोर से चीख मारती है, नहीं नहीं। उसकी आवाज हवेली में गूंज जाती है और वह आवाज तीनों ने भी सुनी थी। वे तीनों उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जब तीनों उस कोठरी में घुसते हैं तो प्रिया उन्हें वहीं पड़ी हुई मिलती है। प्रिया उठो, प्रिया उठो, प्रिया। संजीव उसे उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी तंद्रा टूटती है, उसके सामने संजीव खड़ा था। वह उसके सीने से लग जाती है। विकास, तुम विकास हो? हाँ संजीव, तुम ही पहले विकास थे। मुझे सब याद आ रहा है। मैंने अभी अभी तुम्हें देखा। शमशेर तुम्हें उस हुक पर फांसी देने के लिए टांग रहा था। मुझे सब याद आ रहा है। गुड प्रिया, उसे याद करने की कोशिश करो कि आखिर वह शरीर तुमने कहां छिपाया था। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वह राक्षस बन चुका है। अभी तो किसी तरह हमने उसे रोक लिया है,
लेकिन हम उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। इस बार वह आया तो शायद हम में से कोई जिंदा ना बचे। संजीव प्रिया को कहता है, क्या होगा आगे? क्या वे शमशेर को मार पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक, क्योंकि खौफ अभी जारी है। राक्षस तुरंत एक तालाब में कूद जाता है। उस आसपास जिसने देखा उसकी हालत खराब हो गई। तालाब के पास भगदड़ मच गई। वहां आदमी इधर उधर दौड़ने लगे। उसके हाथ जो लगा उसे वह चीर फाड़ डालता या खाने लगता। मुंह से खून और मांस के लोथड़े गिर रहे थे, जैसे पता नहीं कितने समय से वह भूखा था। सारे आदमी तीतर बीतर होने लगे। किसी ने पुलिस को फोन भी किया, लेकिन पुलिस ने भी इस बात पर गौर नहीं किया और मजाक समझकर फोन काट दिया। लेकिन वह राक्षस उत्पात मचाने लगा और हवेली की तरफ फिर से बढ़ने लगा। आदमी भी उसके पीछे लगे हुए थे। इधर सबकी नजर प्रिया पर थी कि वह कहीं रास्ता बता सकती है। हमने उस शरीर को इस महल में कहां गड़ा खोदा था, मुझे याद नहीं आ रहा। धीरे धीरे समय भी बीत रहा था। प्रिया, याद करने की कोशिश करो। अगर आज हम उसे ढूंढ नहीं पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, सोनिया ने कहा। राजेश संजीव को कहता है, तुम भी याद करने की कोशिश करो, शायद तुम्हें ही कुछ याद आए। विकास, विकास नाम सुनकर वह भी अपने आप में जैसे कुछ याद करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ याद नहीं आता। तीनों हवेली में घूमने लगते हैं। तीनों बेसमेंट में उतरते हैं, जहां पहले कभी स्टोर रूम होता था। वे अपने बैग से एक एक टॉर्च निकालते हैं और छानबीन शुरू करते हैं। सोनिया कहती है, हो ना हो उस तस्वीर में कोई राज है। जब भी उसकी तरफ देखते हैं तो लगता है वह हमें देख रही हो। क्यों ना उसे उतार कर देखा जाए? गुड आइडिया, संजीव कहता है। सोनिया और संजीव दोनों ऊपर की तरफ वापस जाते हैं, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त संजीव का पैर स्लिप हो जाता है और वह नीचे गिरता हुआ आता है। जैसे ही उसका सिर सीढ़ी से टकराता है, कई दफा वह चोटिल हो जाता है। सिर पर कई बार चोट लगने से वह बेहोश हो जाता है। तीनों दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं। संजीव, संजीव, प्रिया उसे आवाज देती है। राजेश उसके मुंह पर पानी डालता है, उसको होश में लाने की कोशिश करता है, मगर वह तो जैसे बेहोशी की हालत से बाहर नहीं आ पा रहा हो। वह उसको थोड़ी देर के लिए लेटाकर फिर से उस जगह को खोजने लगते हैं आसपास। जेल में पड़े विकास को जब पता चलता है कि उसके पिता और सुनैना के पिता को भी मार दिया गया, वह आपे से बाहर हो जाता है। मान सिंह, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। और वह जेल की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है। उसमें कोई ताकत आती है, वह सलाखों को भी तोड़ देता है और आगे बढ़ता जाता है। आज उसके सिर पर खून सवार था। जो सामने आया उसे ऐसे फेंक रहा था जैसे कोई कागज का इंसान हो। वह मानसिंह के पास पहुंचा और उसे इस तरह घूरे जैसे आज वह खुद एक राक्षस बन गया हो। मानसिंह उसको देखकर काफी डर गया था। उसने उसे उठाया और कहा, तुम दोनों बाप बेटे इतने कायर हो कि पीठ पीछे वार करते हो। उसने खाने में जहर मिलाया, अगर नहीं खाया तो फांसी देने की कोशिश की, और तुम अपनी बहादुरी उन बूढ़ों पर दिखाई जो खुद ही अपनी उम्र के सामने बेबस थे। मेरे बाप को पिंजरे में डाला था ना, मैं तुझे भी पिंजरे में डालूंगा। लेकिन मान सिंह ने अपनी कमर में चाकू निकालकर चुपके से उसकी कमर में मार दिया, और एक के बाद एक कई बार उसकी कमर में कर दिया। विकास वहीं गिरता है। इधर वह मानसिंह को नीचे गिरा देता है और तड़पने लगता है। मानसिंह सुनैना को भी अपने आदमियों की मदद से वहीं बुला लेता है। विकास की हालत देखकर सुनैना उसे अपने पास अपने हाथों में उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रख लेती है और मानसिंह से कहती है, मानसिंह, जिस तरह तूने विकास को मारा, मेरे पिता को मारा है, मैं वादा करती हूँ तेरी ये हवेली, तू और तेरे बेटे की आत्मा को भी चैन नहीं आएगा। गुस्से में मानसिंह तलवार उठाकर एक ही बार में सुनैना की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है और विकास जोर से चीखता है, सुनैना, सुनैना। अचानक संजीव की चीख सुनकर राजेश, सोनिया और प्रिया सब उसकी तरफ दौड़ते आते हैं। संजीव, संजीव, क्या हुआ? वह तीनों को देखता है तो प्रिया को गले लगा लेता है। मुझे सब याद आ गया, प्रिया। वह उसको पूरी तरह भींच के अपने आगोश में ले लेता है।
प्रिया भी उसे गले लगाती है और वह प्रिया को एक किस कर लेता है। आज जन्मों के बिछड़े जैसे आज फिर मिल गए हों। वह कहता है, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा सुनैना। हाँ, विकास। तभी राजेश बोल पड़ता है, भाई अब उसको भी देखो, बॉडी कहाँ छिपाई यार, वरना वह राक्षस जरूर आएगा। चारों हंसने लगते हैं। जल्दी चलो, मुझे पता है, विकास उर्फ संजीव कहता है। वह बाहर आते हैं, उस तस्वीर को हटाते हैं। उसके पीछे एक गुप्त रास्ता था जो पीछे निकलता था। वह चारों उस रास्ते से बाहर निकलते हैं। वहां एक पेड़ के नीचे आज भी एक काला पत्थर पड़ा था, जिसे तीनों ने मिलकर शमशेर सिंह को गाड़कर उसके ऊपर रखा था। संजीव, राजेश, सोनिया और प्रिया ने मिलकर उसे उठाया और साइड में रखा। लेकिन जैसे ही वह उसे खोद रहे थे, तभी एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। आहन, आहन। वह वही राक्षस था जो तालाब से हवेली में आ चुका था और हवेली के बाहर आदमियों की भीड़ लगी हुई थी उस राक्षस को देखने के लिए। लेकिन हवेली में घुसने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। चारों समझ चुके थे कि वह आ चुका है। सबने जल्दी जल्दी खोदना शुरू किया। एक बंद पन्नी में उसके हाथ नजर आ चुके थे। सारा मांस तो पहले ही गल चुका था। उसे देखकर प्रिया को उल्टी जैसा मन हुआ। वह एक साइड होकर उल्टी करने लगी। इधर हवेली में उसकी आवाज कोहराम मचा रही थी। वह सब तोड़ फोड़ मचाने लगा। उसकी आवाज धीरे धीरे उनके पास आने लगी थी। वह उनके पास आ चुका था। उसको देखकर सबकी हालत खराब हो चुकी थी। वह अपने शरीर की तरफ लपका, लेकिन संजीव ने फुर्ती दिखाते हुए इस बार जल उसकी बॉडी पर छिड़का और कुछ जल उस राक्षस पर भी। वह फिर तिलमिला उठा। जल से वह तड़पने लगा। तब तक प्रिया और सोनिया ने उसके ऊपर दी हुई भभूत भी डाल दी। वह और तड़पने लगा। पूरी हवेली आवाज से गूंजने लगी थी। राजेश ने अपने बैग से पेट्रोल निकाला और उस बॉडी पर डाला, और लाइटर से जैसे ही आग उस बॉडी पर लगाने लगा, उस राक्षस ने उन्हें उठाकर एक साइड फेंक दिया। शायद उसको पता था कि यह जल उठेगी तो वह भी मारा जाएगा। वह किसी को उसके पास नहीं आने दे रहा था। लाइटर भी अब उसी के पास था। इधर वह अपनी बॉडी के ऊपर खड़ा हुंकार मार रहा था। राजेश ने थोड़ा पेट्रोल एक कपड़े पर डाला और सोनिया ने 2 पत्थर उठाकर आपस में मारे, जिससे चिंगारी निकली और कपड़े में आग लग गई। प्रिया ने बिना डरे वह कपड़ा उठाकर उस शैतान के नीचे पड़ी उस बॉडी पर डाला। राक्षस ने अपने पैर से उसे एक साइड फेंकना चाहा, मगर वह चूक गया और वह कपड़ा सीधा उस बॉडी पर पड़ा और उस बॉडी में आग लग गई। अब वह आग उस शैतान को भी जलाने लगी। वह चीखें मारने लगा, क्योंकि आग के साथ साथ वह भी जलने लगा था। वह उस बॉडी पर लेट गया और पूरी हवेली टूटने लगी थी। सब आदमी जो बाहर खड़े थे सब पीछे हट गए। सारी हवेली गिर रही थी। इधर उसका शरीर भी बुरी तरह से जल रहा था। चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी और एक शांति सी छा गई। पूरी हवेली भी नष्ट ही चुकी थी। ये सब वह बाहर खड़े देख रहे थे, क्योंकि वह हवेली से बाहर ही थे। आज तक शायद वह हवेली उस आत्मा की बदौलत ही खड़ी थी। धीरे धीरे सब शांत हो गया और वह आत्मा एक सफेद धुआं बनकर आज हवा में लीन हो गई। चारों बहुत खुश हुए और एक दूसरे को गले लगा लिया। वह वहां से बाहर आते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि अब घबराने की कोई बात नहीं, राक्षस मर चुका है। फिर होटल आकर आराम करते हैं और फिर वह जेम्स से मिलकर वापस हेलीकॉप्टर से ऊटी पहुंचते हैं। तो अब राजेश ने कहा, एक शैतान का और अंत हुआ। चारों हंसने लगते हैं। हाँ, अब प्रिया तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, सोनिया ने कहा। वह चारों घर पहुंचे और उनके पिता से मिले, तांत्रिक पाशा से मिले। अब हमें जाना होगा दोस्त, राजेश ने कहा। आपने मेरी और प्रिया की जान बचाई। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? आखिर मेरा भी फर्ज बनता है आपकी मदद करने का। जरूर मित्र, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। सोनिया प्रिया के गले मिलती है और राजेश संजीव के, और दोनों उनको अलविदा कहते हुए अपनी गाड़ी स्टार्ट करके मुंबई के लिए निकलते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और कहानी में किसका रोल आपको ज्यादा पसंद आया, मुझे जरूर बताना। और आप दोस्तों का बहुत बहुत आभार जो मुझे और मेरी कहानी को अपना कीमती समय दिया।
अब अगली कहानी में जल्दी ही मिलेंगे, एक नए खौफ के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त नीलेश को फॉलो करते रहे। धन्यवाद।